हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। और फ्रेंड्स, बड़े दिनों से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास इश्यूज़ बहुत थे जिस पे मैं काम कर रहा था। करंटली एक एक चीज़ पे मैं करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा आप लोगों की ओपिनियन ले ली जाए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि जो हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की का जो रेप हुआ था 4 लड़कों के द्वारा, उसी के विलेज के उस आस पड़ोस के लोग थे जो एक्यूज जो थे, उसके बारे में, जो कि 15 सितंबर 2020 को हुआ था हाथरस डिस्ट्रिक्ट में। तो उसकी कहानी ये है कि मैं बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि उस क्या था और मैंने क्या किया, और आप किस किस चीज़ पे आपका ओपिनियन मांग रहा हूँ। उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में अगर कोई बड़े ओहदे पर, अच्छे पोस्ट पर बैठा हुआ, या फिर नॉर्मल भी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर वो लोग कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, तो सिर्फ उनको क्या सस्पेंड कर देना एकमात्र काफ़ी है? क्यों उन पे क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा खट्टा मीठा मूवी, उसमें पुल ब्रिज टूट जाता है इंजीनियर्स की नेग्लिजेंस की वजह से। अब इंडिया में क्या होगा? अगर टूट गया तो सस्पेंड, जो इंजीनियर हो वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, इंजीनियर चीफ जो भी है सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन केस उस पर रजिस्टर होने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर नहीं भी रजिस्टर होता है। तो वही इस चीज़ एसएलपी का एक, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाने जा रहा हूँ उसमें मेन एक क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या सरकारी अधिकारी कोई भी अपराध करके सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया जाना, क्या ये एकमात्र के लिए काफ़ी है? यही न्याय है? क्या ये कानून के ऊपर है? क्या भारतीय दंड संहिता और भी दूसरे पेनल प्रोविजंस हैं उसके तहत ये नहीं आएंगे? उनको सज़ा नहीं होगी, उन पे केस नहीं होगा? तो ये चीज़ है। तो 15 सितंबर 2020 को हाथरस में एक रेप इंसिडेंट हुआ था 4 लड़कों के द्वारा एक लड़की के साथ, और उन लड़कों ने उसका जीभ भी काट दिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसका भाई, सतेंद्र नाम था उसका, उस लड़की अपनी बहन को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचा, चांदपा पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने क्या किया कि जैसे आमतौर पे जो पुलिस पे करती है, क्या करती है कि कंप्लेंट दे दो, हम देख लेंगे। और वो देखते कुछ नहीं है, क्योंकि एज़ पर सीआरपीसी जब स्टार्ट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जब एफआईआर होती है, फर्स्ट स्टेप इज़ एफआईआर। एफआईआर जब तक नहीं हुई है तब तक कि क्रिमिनल केस जो है मोशन में आया ही नहीं है उस जजमेंट के हिसाब से। तो ये जो मेरे हाथ में ये जो कॉपी आप लोग देख रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं, ये सेशन कोर्ट, सेशन जज जो है उनके जजमेंट का फ़ैसला है। उनके पास जो केस मेरा था उसका फ़ैसला है। केस में ये था कि जब पहली बार वो लड़की और उसका भाई सतेंद्र पुलिस स्टेशन पहुँचे, चांदपा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने शिकायत करी कि हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ ये हुआ, छेड़खानी हुई। द वर्ड छेड़खानी हैज़ बिन यूज्ड, क्योंकि लड़कियां गांव की या फिर कोई भी लड़कियां अपने साथ सीधा डायरेक्टली बलात्कार शब्द यूज़ करने में थोड़ा झिझकती है, अपने नैतिकता को लेकर के, रिस्पेक्ट को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, जबकि इससे साफ अपीयर हो रहा था उसके फैक्ट्स, उसके हालात देख करके। और उसका भाई भी जो कह रहा था कि रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसके बावजूद पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। 4 दिन के बाद जब वो डीएसपी पे पहुँचे, डीसीपी पे, डीसीपी ने उनको बोला कि ठीक है एफआईआर होगी, और डीसीपी ने एफआईआर करवाई। 307 मतलब होता है हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस केस में करवाई। अभी भी 376 गैंगरेप की रिपोर्ट नहीं हुई थी। अब क्या होता है, उसके बाद 3 दिन बाद और 20 सितंबर को उसमें 376 डी मतलब कि गैंगरेप के सेक्शंस ऐड किए जाते हैं, और 4 लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा जाता है। 22 सितंबर को उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ठीक है। सुनना स्टोरी सुनना। 22 सितंबर को हॉस्पिटल में, 25 सितंबर को उसको
लखनऊ के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च वहाँ पे भेजा जाता है। और 29 सितंबर को 24 को ही दिल्ली भेजा जाता है, वहाँ से लखनऊ भेजा जाता है 24 को, सॉरी। लखनऊ के बाद फिर वहाँ से कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद उसको दिल्ली भेजा जाता है, जब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इस दौरान वो बेहोश पड़ी थी। उसकी होश उसके ठिकाने आई थी उस लड़की के 25 सितंबर 2020 को, ठीक है। उस दिन उसका स्टेटमेंट लिया गया और दूसरी बार उसने कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, छेड़खानी हुई है। जब फिर भी पुलिस ने इसको सीरियसली नहीं लिया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, केस को नहीं बढ़ा रही थी आगे, तब मजबूरन उस लड़की को बोलना पड़ा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और उसने बोला, तब जाके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 22 सितंबर 2020 को करवाया गया। अब क्योंकि ऑफेंस था 15 तारीख का, मेडिकल करवाया 22 तारीख का, तो 7 दिन के बाद एज़ पर द डॉक्टर्स रिपोर्ट, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई सेरम जो टेस्ट होता है रेप के केसेस में, वो रेप होने के 2 दिन तक ही उस टेस्ट की वैलिडिटी हम उसको सैंपल को ले सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं, पता चल सकता है। लेकिन उसके बाद वो सेरम जो है डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब कि उसको कोई काम का नहीं है, उससे पता नहीं चलेगा टेस्ट में। तो यही यहाँ पे हुआ। और जिसको हवाला देते हुए वहाँ के एडीजी जो है उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे थे कि देखो जी, फॉरेंसिक्स में कुछ नहीं आया, रेप नहीं हुआ। जबकि 2013 की अमेंडमेंट जो है 376 के, आईपीसी के 375 के, उसको मालूम ही नहीं थे। ऐसा हाई कोर्ट ने भी उनको डांट लगाई थी पुलिस वालों को। अब मामला मेरा ये था सिर्फ, वो तो अलग मामला है कि उन चारों पे केस हुआ नहीं हुआ, उन पे सज़ा होगी, बिल्कुल सब कुछ है। लेकिन मेरा केस ये था कि जब पहली बार वो लड़की पुलिस स्टेशन में आई एफआईआर रजिस्टर करवाने की, तो एज़ पर ललिता कुमारी जजमेंट, एज़ पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल जजमेंट, और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, जजमेंट को एक साइड भी कर देते हैं, सिर्फ कानून पे जाते हैं, तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी भी कहता है, आपको उसमें पूरा डिटेल में है कि अभी इन्फॉर्मेशन जब अगर मिलती है किसी को, किसी भी पर्सन से, और कॉग्निजेबल ऑफेंस नज़र आता है, तो एफआईआर मैंडेटरी है। कोई पुलिस के पास पावर नहीं है उसमें कुछ और करने का, सिर्फ सिवाय एफआईआर करने का, करना ही है। नहीं करी, एफआईआर नहीं करी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो सेक्शन 357 बी होता है सीआरपीसी का, जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको विक्टिम जो होती है रेप की, उनको करवाया जाता है फर्स्ट इमीडिएट, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब जाके 5-6 दिन के बाद उसको हॉस्पिटल भेजा गया था, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके 5 दिन के बीच पुलिस सोई हुई थी, हालत ख़राब हो गई, दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, दिल्ली में डेथ हो गई। तो देखो, यहाँ पे पुलिस के वजह से डेथ नहीं हुई, लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदाराना हरकत, जिसको कहते हैं इल्लीगल ओमिशन, जो उसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। मीन्स उसको एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी, एफआईआर के बाद उसको मेडिकल करना चाहिए था, उसको ट्रीटमेंट के लिए फटाफट हॉस्पिटल भेजना चाहिए था, तो हो सकता था कि वो लड़की की जान बच सकती थी, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिल पाता। लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिस वजह से हालत इतनी ख़राब हुई और अल्टीमेटली इतनी ख़राब हो गई कि वो 29 सितंबर 2020 को मर गई। और 30 सितंबर 2020 को सुबह 2 बजे बिना किसी को बताए, उसके फैमिली वालों को बिना शव दिए, खुद ही इन्होंने बॉडी को जला दी, बड़े ही ब्रूटल तरीके से। इसको मैंने लिखा है कि सेक्शन 201 एविडेंस का डिस्ट्रॉय। एविडेंस जो था, डेड बॉडी थी, जिसके थ्रू टेस्ट अगर उसका करते, उसको एक टेस्ट कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं, उस टेस्ट को करती फॉरेंसिक्स, तो उसकी और भी चीज़ें आ सकती थी सामने, लेकिन पहले ही एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही मेरा सिर्फ केस था कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, जिसके वजह से उनके इल्लीगल ओमिशन की वजह से, काम नहीं करने की वजह से, ड्यूटी नहीं फॉलो करने की वजह से उस लड़की को ट्रीटमेंट नहीं मिला। ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उसकी हालत ख़राब हुई, हालत ख़राब होने के कारण उसकी डेथ हुई। ठीक है, ये था केस पुलिस वालों के ऊपर, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हाथरस के विक्रांत वीर और एसएचओ ऑफ चांदपा पुलिस स्टेशन डीके वर्मा, ये दोनों लोगों का मैंने स्टेटस पता किया उस समय भी, तो ये सिर्फ सस्पेंड हुए थे। और आज 1 हफ्ते पहले मैंने स्टेटस पता किया,
दोनों नौकरी पे हैं। आप बताइए कि सिर्फ सस्पेंड कर देना, टेम्पररी सस्पेंशन, क्या ये कानून बराबर मतलब उसके हम लोगों के नॉर्मल व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है? उन पे क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी 166 ए की? क्यों एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की वो ये 109 अबेटमेंट टू डेथ, डेथ को तो इन्होंने नुकसाया ना, बाय इलीगल ओमिशन, ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया जिस वजह से डेथ फटाफट आई। बहुत सारे सेक्शंस थे। तो ये मैंने फाइल करी थी सेशन कोर्ट में और इसका मैंने हवाला टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन इस तरीके से बनाया था कि ये केस दिल्ली में क्यों होगा और इस साकेत कोर्ट में क्यों होगा। तो यही मेन इस पिटिशन का गेम था। तो गेम ये था कि सेक्शन 179 एक सीआरपीसी का है, जिसमें कहता है वेयर द एक्ट हैज़ बीन डन और द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड और वेयर द कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट ऑफेंस में अराइज। तो जहाँ पर वो ऑफेंस घटा हो या फिर जहाँ पे उसके परिणाम स्वरूप निकले हो, इन दोनों जगह में से किसी भी जगह केस जो है कोर्ट में चल सकता है। तो लड़की का साथ वहाँ पे घटना शुरुआत हुई जब उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसके बाद सारी चीज़ें हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ों को जोड़ते 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 आखिरकार जो अल्टीमेट कंसिक्वेंसेस आया, उसका परिणाम आया ये कि उस लड़की की मौत हो गई। और ये एज़ पर सेक्शन 179 सीआरपीसी मैंने इसका जो है ज्यूरिसडिक्शन बनाया था। एक केस को मैंने रेफ़र किया था जो सैमसंग कंपनी के जो प्रेसिडेंट है कोई हुंचकैन कोंग है, उनका केस था। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र केस था जिसमें भी क्लियर पूरा नहीं था, खाली इतना बताया था कि सेक्शन 179 जो है बहुत ही वाइड है, बहुत ही चौड़ा है। इसका मतलब ये है कि बहुत गहरा इसका फैलाव है। अगर कोई ऑफेंस यहाँ पे हुआ है और जहाँ पे उसके परिणाम स्वरूप निकले हैं, उसके कंसिक्वेंसेस निकले, वहाँ पे भी केस रजिस्टर चल सकता है, केस बढ़ सकता है। लेकिन सेशन कोर्ट ने मेरी इस बात को, मैंने इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, फ्रेम किए थे मेन सब्सटेंशियल, कि पहला ये मुझे कह रहे थे कि आप इसमें कैसे केस कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया